does not merely apply to state government. And we believe that the royalty rates at this point in time are quite okay. और साथ ही साथ कोल सेक्टर को लेकर बात करेंगे, पावर सेक्टर को लेकर बात करेंगे, मेटल्स की कैसी डिमांड है इसके लेकर बात करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान मिस्टर अनिल स्वरूप है। सर नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। शुक्रिया सर इस चर्चा के लिए वक्त निकालने के लिए। मैं इनफैक्ट बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े आपसे डिस्कशन करने से पहले। आप देख रहे हैं CNBC आवाज, मैं हूं आलोक जोशी और हमारे साथ हैं एक बेहद खास मेहमान। ये एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर का दौर है, लेकिन इस दौर में मेरे साथ हैं एक इंसिडेंटल IAS ऑफिसर, पूर्व IAS, पूर्व कोयला सचिव, पूर्व शिक्षा सचिव अनिल स्वरूप हमारे साथ हैं। अपने करियर में इन्होंने बहुत नाम कमाया, बहुत काम किया और अब ये किताब लिख रहे हैं। और The bid due date would be 31st of December. अपनी किताब नॉट जस्ट अ सिविल सर्वेंट का जो हिंदी वर्जन लॉन्च किया है। इसमें उन्होंने 38 साल लंबी प्रशासनिक सेवा के दौरान हुए अनुभवों को व्यक्त किया है। सत्ता और तंत्र को बेहद करीबी से देखने वाले अनिल स्वरूप ने इस किताब में अपने अनुभव को शेयर करने के साथ ही कई खुलासे भी किए हैं। अनिल स्वरूप कोयला मंत्रालय के साथ ही केंद्रीय शिक्षा सचिव भी रह चुके हैं। कोयला सचिव के रूप में उनके कार्यों की सराहना हुई थी। उन्होंने अपनी किताब में शिक्षा माफिया से निपटने की बात भी बताई है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अनिल स्वरूप की यह किताब बेहद दिलचस्प है, जिसका आज हिंदी वर्जन लॉन्च किया गया है। मैं नया नया कोयला सचिव बना था और एक मीटिंग हुई थी प्राइम मिनिस्टर के सामने। वहां जो ऊर्जा सचिव यानी पावर सेक्रेटरी थे, उन्होंने एक प्रस्तुतिकरण किया और उसमें जितनी स्लाइड थी सब में कहा कि ये समस्या कोयले की वजह से है, समस्या कोयले की वजह से है। जब उनका प्रस्तुतिकरण समाप्त हो गया तो प्रधानमंत्री जी ने मुझसे कहा कि अनिल जी, आपने देखा, आप कोयले की समस्या का समाधान कर दें, इस देश की आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी। तो मैंने उनसे कहा, मैं साहब आपसे सहमत हूं, लेकिन ये शायद कहना उचित नहीं होगा कि ऊर्जा क्षेत्र की समस्या कोयले की वजह से है। उसकी और भी बहुत सारी समस्याएं हैं और इसके समाधान के लिए हमें इसे कॉम्प्रिहेंसिवली देखना पड़ेगा। यही बात उन्होंने फिर प्योर गोल से कही कि अनिल जी सही कह रहे हैं कि पावर सेक्टर को कॉम्प्रिहेंसिवली देखना। राइट। जब मैं शिक्षा सचिव बना तो मैं समझता था कि कोयले माफिया सबसे बड़ा होगा, लेकिन यहाँ के माफिया तो उससे भी बड़े दिग्गज है। क्योंकि कोयले में तो माइनिंग अंडरग्राउंड है, माफिया ऊपर है। यहाँ सब अंडरग्राउंड है। एजुकेशन में सब हमारी जो है पूरा सोशल फैब्रिक को गड़बड़ कर रहे हैं। मेरा मानना है अगर शिक्षा को हमने ठीक से ध्यान नहीं दिया तो आने वाले वर्षों में हमें बहुत समस्याएं आएंगी। So hello viewers, right now I am in conversation with an ex-IAS officer and he has been respected for his honesty. So thank you so much sir Anil sir for taking out your precious time to be on the show. And बहुत सारे लोग आपको जानते हैं क्योंकि आप जैसे लोगों को ही लोग जानना पसंद भी करते हैं because the kind of man you are, मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि you guys should be the brand ambassador of UPSC, जो और enthusiasm create करते हैं कि हैं aspirants में कि we should pursue this path. So thank you sir for taking out your time to be on the show. Good evening. Thank you for inviting me. And sir, you have also been coal secretary and school and education secretary. बहुत सारे areas में you have worked in your 38 years of service. So बहुत सारे viewers जानना चाहेंगे your journey की मतलब, और आपकी मैंने एक story भी सुनी थी कि you became an IAS officer because it was your father's dream, right? So share me something, your insight that how did all this started, right? No, it started with a piece of paper which I read when I was about 11 years or 12 years of age, which my father had actually worked out that that he would want his son to become an IAS officer, and that is when I tried to understand what IAS was. At that point in time, I did not know much about it. धीरे धीरे मैंने उस सर्विस के बारे में समझा और मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि मुझे भी IAS अफसर बनना चाहिए, और जो मेरे पिता का सपना था उसे मैंने अपनाया, अपना सपना बनाया और फिर उसी प्रकार से अपनी तैयारी की सिविल सर्विस के लिए। जी सर, आप पहले शायद आपने IPS आपने क्लियर किया था, तब आपने फिर से IAS की एग्जाम दी थी। पहले वर्ष मेरी रैंक अच्छी नहीं थी तो मुझे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस नहीं मिली, मुझे पुलिस सर्विस मिली। अगले वर्ष मेरी रैंक में सुधार हुआ और मुझे IAS मिल गया।
वो भी सर आपकी बहुत अच्छी रैंक थी, इट वाज 14th रैंक, राइट? हाँ, आईएएस में मेरी 14th रैंक थी। सो सर आई वाज वाचिंग योर पॉडकास्ट जो राज शमानी के साथ आपने किया था, राइट? और वो बहुत पॉपुलर भी हुई, और उसमें आपने बहुत सारी सिचुएशंस आपने शेयर किए थे, तो बहुत सारे लोग देखे भी हैं उस पॉडकास्ट को। सो आई हैव कलेक्टेड फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम द व्यूअर्स कि एक्चुअली जो चीजें हमारी लाइफ में रोल बहुत बड़ा प्ले करती हैं, और अभी तो आप शायद नेक्सस गुड्स फाउंडेशन भी रन करते हो, राइट, आफ्टर रिटायरमेंट, यू आर हेल्पिंग लॉट ऑफ पीपल आफ्टर सर्विस दो। सो सर 38 इयर्स की सर्विस में इज देयर एनी सिचुएशन जहां आपको बहुत ज्यादा लगा कि वो शिट, आई मीन ये थोड़ा ज्यादा मैसिव प्रॉब्लम है, या फिर इसमें और ज्यादा एफर्ट्स लगाना है, या फिर डर? तो और इससे मैं आपसे मतलब एक ये क्वेश्चन डायरेक्ट करना चाहता हूँ कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स क्या क्या सब है, राइट? देखिए, समस्याएं तो जीवन का पर्याय है। अगर जीवन होगा तो समस्याएं होंगी। अब प्रश्न ये है कि उन समस्याओं को तो आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप अपना कर सकते हैं। आप ये प्रयास कर सकते हैं कि उन समस्या को कैसे समाधान किया जाए। समस्या के समाधान के लिए सर्वप्रथम ये आवश्यक है कि आप इस बात को स्वीकारें कि वो समस्या है। कई बार ये होता है कि हम उसे वी ट्राई एंड पुश इट अंडर द कारपेट, और भयावह रूप लेकर सामने आ जाती है। तो पहला तो प्रश्न ये होना चाहिए अपने आप से कि क्या ये समस्या है, और वो सकारात्मक है, तब आगे बात बनेगी। अगर आप समस्या को होते हुए उसे स्वीकारेंगे नहीं तो समस्या का समाधान नहीं होगा। समस्या को स्वीकारने के बाद ये देखना आवश्यक है कि उस समस्या का कारण क्या है। सामान्य रूप से हम सरफेस पे स्क्रैच कर लेते हैं और उसके डेप्थ में नहीं जाते समस्या के समाधान के लिए। तो अगर कारण ठीक से समझ में आ जाएगा तो समस्या के समाधान का मार्ग प्रशस्त होगा। लेकिन अगर कारण ही नहीं ठीक होगा, अगर कारण ही नहीं समझ में आएगा, तो समस्या का समाधान नहीं होगा। एक बार समस्या आपने मान ली, एक बार आपने समस्या के कारण को समझ लिया, फिर एक रणनीति बनानी होगी कि उस समस्या के समाधान के लिए किन चीजों की आवश्यकता है। वो आइडिया भी हो सकता है, वो फाइनेंस भी हो सकता है, वो ह्यूमन रिसोर्स भी हो सकता है। किस किस चीज की आवश्यकता है उस समस्या के समाधान के लिए। और आपने अगर कारण सही समझ लिया है तो चांसेस हैं कि आप समस्या का समाधान कर ले जाएंगे, क्योंकि उसके आधार पे आप अपनी रणनीति बनाएंगे। रणनीति में आपको ये विशेष रूप से ध्यान देखना है कि जो भी रणनीति बने वो संभव रणनीति बने। कई बार होता है कि आइडिया ये हो जाता है ये भी किया जाए वो भी किया जाए, और वो संभव है नहीं करना, तो उस रणनीति का कोई लाभ नहीं होता। तो ऐसी रणनीति बनाए जाना आवश्यक है जो कि संभव है। उदाहरण के तौर पर जब मैं कोयला सचिव था तो वो मेरे जीवन का सबसे बड़ा चैलेंज था, क्योंकि इतने सारे स्कैम्स हो गए थे और किसी को लग नहीं रहा था कि समस्या का समाधान हो सकता है। तभी मैंने प्रयास किया इसके कारण के जानने का कि क्यों है समस्या। भारत के पास 300 बिलियन टन कोल है और आवश्यकता सिर्फ 1 बिलियन टन प्रतिवर्ष की है, तो फिर ऐसी क्यों मारामारी मची हुई है। तो फिर यह समझ में आया कि कोयले की प्रोडक्शन की कमी की वजह से सब समस्या है, और प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए लैंड एक्विजिशन जरूरी है, भूमि चाहिए उसके लिए फॉरेस्ट एनवायरमेंट क्लियरेंस चाहिए, यानी कि ज्यादातर ये कोयला जो है वो ऐसे क्षेत्रों में है जहां पे फॉरेस्ट है, तो वो क्लियरेंस की जरूरत होगी। और तीसरा, ऐसी जगह पर उपलब्ध है जहां उससे निकालना मुश्किल है। तो फिर हमने इन तीनों प्रकरणों में समाधान की एक रणनीति बनाई, और ईश्वर की कृपा से और जो हमारी टीम थी वो अच्छी थी, उसकी वजह से इस समस्या का समाधान हो सका। तो किसी भी समस्या के समाधान के लिए सर्वप्रथम यह मानना होगा कि समस्या है, दूसरा एक कारगर दूसरा उस समस्या के कारण को समझना पड़ेगा, और तीसरा एक कारगर नीति बनानी पड़ेगी जिसके उस समस्या का समाधान हो सके। बहुत प्रैक्टिकल चीज आपने बताई सर। और मतलब और आपको भी मैंने देखा कि आप जब वो बहुत बड़ा स्कैम को मतलब आपने बहुत डेप्थ तक गए, फिर उसको प्रॉपर रिसर्च किया, तब एक स्ट्रेटजी बनाई, तब जाके ये सब। So sir, it was very practical advice, sir. I would like to ask कि you have always been an honest officer, and आज जो मतलब युग चल रहा है, so don't you feel कि ज्यादा honest officers अब नहीं रह पाते हैं because of उनकी एक हायरार्की होती है, मतलब उनको सिस्टम से मिल के चलना पड़ता है, और ज्यादा ऑनेस्टी क्या सही है? What do you think? देखिए, ऑनेस्टी में ज्यादा कम नहीं होता, या तो ऑनेस्ट है या नहीं है। इसमें ऐसा कोई नापना नहीं है कि इतना ऑनेस्ट होना है। तो मेरे विचार से मुझे ये टिप्पणी करना तो उचित नहीं होगा कितने इसमें, कि मैंने कोई ऐसा कैलकुलेशन नहीं किया कि कितने ऑनेस्ट अधिकारी हैं इस समय। लेकिन मेरी जानकारी में कई हैं ऐसे अधिकारी जो आज की तारीख में भी ऑनेस्ट हैं और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं।
मेरे विचार से खाली ऑनेस्ट होना सफिशिएंट नहीं है। ऑनेस्ट तो होना ही चाहिए किसी अधिकारी को, साथ साथ एफिशिएंट भी होना चाहिए, क्योंकि सामान्य नागरिक जो है उससे न केवल उससे ईमानदारी की अपेक्षा करता है, ये भी अपेक्षा करता है कि जो सामान्य कार्य उसकी या दायित्व उसको सौंपे जाते हैं अधिकारी को, उसका वो निर्वहन सही प्रकार से कर सके। एग्जैक्टली सर, राइट सर। मतलब आपने लीडरशिप रोल्स भी बहुत सारी यू हैव हैंडल, तो कोई ऐसा ट्रेड्स विच यू फील कि लीडर्स के पास ये जो ट्रेड्स हैं वो होने चाहिए, अदरवाइज वो सस्टेन नहीं कर पाएगा? और टीम मैनेजमेंट पे कोई आपकी इनसाइट्स की हाउ टू मैनेज टीम्स और कॉन्फ्लिक्ट इन टीम्स, राइट? देखिए, सबसे बड़ा पहलू जो लीडरशिप का है कि उसको अपनी टीम पर ट्रस्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर ट्रस्ट नहीं होगा तो आगे बात बढ़ेगी ही नहीं, और ट्रस्ट होगा तो फिर वो डेलीगेट करेगा, क्योंकि सब काम लीडर नहीं कर सकता। लीडर एक विजन दे सकता है, एक डायरेक्शन दे सकता है, जो कि उसे देना चाहिए, लेकिन काम जो है वो पूरी टीम करती है। और टीम से काम आप तभी ले पाएंगे जब आप उसे ट्रस्ट करेंगे और कार्य को डेलीगेट करेंगे। डेलीगेट के साथ में वो हर प्रत्येक मेंबर को आप एम्पावर करेंगे, यानी कि उसको अधिकार देंगे कि वो उन कार्यों को भलीभांति कर सके। उसके बाद अगर कोई उससे बोनाफाइडी मिस्टेक हो जाती है तो उसको आभास होना चाहिए कि गलती को फिर लीडर प्रोटेक्ट करेगा। प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर प्रोटेक्टेड महसूस नहीं करेगी आपकी टीम तो जी जान लगाकर काम नहीं करेगी, वो इसी बात से डरती रहेगी या टीम मेंबर डरता रहेगा कि पता नहीं अगर मुझसे कोई गलती हो गई जाने अनजाने में तो मुझे प्रोटेक्शन मिलेगा नहीं मिलेगा। तो ये सब महत्वपूर्ण पहलू है, ट्रस्ट है, डेलीगेशन है, एम्पावरमेंट है, प्रोटेक्शन है, ये सब जरूरी है। और अल्टीमेटली फिर एक शाबाशी, यानी कि उसकी तारीफ अगर कर रहा है तो हम सामान्य रूप से बड़ी कंजूसी करते हैं, या कुछ लोग प्रयास ये करते हैं कि जितना क्रेडिट उसका है वो भी खुद ले लें। मेरे विचार से लीडर का प्रमुख कार्य है कि क्रेडिट को बांटना, और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, कोई गलती हो तो उसको ओन अप करना। ये सब अगर ट्रेड्स होंगे किसी लीडर में तो अच्छा लीडर बन सकेगा। बहुत प्रैक्टिकल चीज आपने बताई सर। मतलब ऑनेस्ट होने के साथ साथ और भी क्वालिटीज होनी बहुत जरूरी है। और सर आपकी जो जर्नी रही है कि सो व्हाट वाज योर फर्स्ट पोस्टिंग, मतलब जब आप पहली बार आईएएस बने तो सबसे पहले तो आपके पिताजी बहुत प्रसन्न हुए होंगे, फिर उसके बाद आप प्रसन्न हुए होंगे, जी तो हाँ, आप बहुत प्रसन्न थे, सभी बहुत प्रसन्न थे, मैं भी सभी बहुत से। प्रसन्न था। मेरी पहली पोस्टिंग हुई वो हरदोई में हुई, सब डिवीजन मैजिस्ट्रेट, 1983 में। हम्म, फिर मतलब वहां से एक नेक्स्ट पोस्टिंग क्या सब थी? मतलब आप मुझे एक जर्नी बताओ कि पहले यहाँ पोस्टिंग हुई, फिर देखिए, इसके शुरू बाद। में सबसे पहले सब डिवीजन मैजिस्ट्रेट बनते हैं। हम्म। उसके बाद फिर आप अगर आज की तारीख में तो ज्यादातर लोग सीडीओ बन जाते हैं, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर। कुछ हम्म। लोग सचिवालय भी आ जाते हैं, वहां पे ज्वाइंट सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी बनते हैं राज्य के सचिवालय में। हम्म। सीडीओ के बाद फिर वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बनते हैं, और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के बाद अ, वो या तो विशेष सचिव, उसी का समानांतर पद होता है, वो सचिवालय में बनते हैं। उसके बाद वो सचिव बनते हैं राज्य सरकार में, या फिर कमिश्नर बनते हैं किसी डिवीजन के। और केंद्र सरकार में उसका सामान्य पद जो होता है ज्वाइंट सेक्रेटरी का होता है, संयुक्त सचिव का। यानी कि जो राज्य सरकार का सचिव होता है वो केंद्र सरकार के संयुक्त सचिव के यानी ज्वाइंट सेक्रेटरी के समकक्ष होता है। और उसके बाद आप राज्य सरकार में प्रमुख सचिव बनते हैं, यानी प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनते हैं। उसका लगभग समकक्ष पद केंद्र सरकार में एडिशनल सेक्रेटरी होता है। और जो चीफ सेक्रेटरी होता है प्रदेश का, वो का समकक्ष पद जो है वो सचिव भारत सरकार होता है, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट। इस तरीके की हायरार्की है। और सर मतलब आप जब कोर सेक्रेटरी बने तो ये तो बहुत बड़ा पद है, मतलब सो कैसा था वो प्रोसेस जब आप बने थे? तो मतलब डायरेक्ट बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई होंगी, तो आप बहुत शुरू ओवरवेल्म में शायद। हाँ, शुरू में कठिनाइयां दिखी काफी सारी, क्योंकि जैसा मैंने पूर्व में बताया आपको कि सो कॉल्ड स्कैम्स हो गए थे, तो सीबीआई हम्म। अधिकारियों के अगेंस्ट पत्रावलियां के लिए आ रही थी। तो पूरा एक माहौल बड़ा डर का था सचिवालय में। कोई अधिकारी निर्णय लेने को या निर्णय को की संस्तुति करने के लिए भी तैयार नहीं था, क्योंकि वो सब डरे हुए थे कि अगर बाद में फिर से जांच कोई हुई तो कुछ हो जाएगा उनके विरुद्ध। तो माहौल गड़बड़ था। स्कैम्स तो ज्यादा उतना महत्व मैं नहीं देता, लेकिन जो माहौल बना वो बहुत ही खराब बन गया था। और मुझे बताया गया कि खाली मेरे विभाग में नहीं था, सामान्य रूप से लोग निर्णय नहीं लेना चाहते थे या निर्णय की संस्तुति नहीं करना चाहते थे। वो मेरे विचार से प्रशासनिक दृष्टिकोण से वो स्थिति उचित नहीं थी। सर फिर मतलब आपने तो बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स के साथ साथ भी बहुत कुछ किया, मतलब यू हैव बीन ऑनेस्ट ऑफिसर। और एक आपने एक वाकया बताया था पॉडकास्ट में कि आपकी जब पोस्टिंग थी, जब आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे शायद, तब एक फ्यूनरल पास हो रहा था और फिर मतलब वही सेम पॉलिटिशियन, वो वाली स्टोरी बताइए सर, वो क्या थी वैसे?
नहीं, वो मैं जब डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट था लखीमपुर खीरी में, तो उस समय राम जन्मभूमि का प्रकरण चल रहा था, तो काफी सेंसिटिव और बड़ी टेंस सिचुएशन थी। हमारे जनपद में उतना खराब नहीं थी स्थिति, क्योंकि लोगों को ऐसा जानकारी थी कि गड़बड़ करेंगे तो डीएम साहब बंद कर देंगे, ये नहीं देखेंगे कौन सी पॉलिटिकल पार्टी का है, तो सामान्य स्थिति बेहतर थी और जनपदों से। लेकिन एक मर्डर हो गया, और मर्डर होने के उपरांत जो वहाँ के रूलिंग पार्टी के जो मुखिया थे, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, उन्होंने कहा हम इसका एक जनाजा निकालेंगे। तो मैंने उनको समझाने की कोशिश की कि आप ही का पार्टी का राज है, और आप जनाजा निकालेंगे तो यहाँ कम्युनल सिचुएशन बन जाएगी, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम होगी। तो वो नहीं माने और कहने लगे हम निकालेंगे, तो फिर मैंने उनको बंद कर दिया। और ये मेरा ख्याल अनप्रेसिडेंटेड था कि किसी डिस्ट्रिक्ट रूलिंग पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को कोई बंद कर दे, मैंने बंद कर दिया उनको। और फिर रात को चीफ मिनिस्टर का फोन आया मेरे पास कि आपने हमारे अध्यक्ष जी को बंद कर दिया। मैंने उनको पूरी स्थिति समझाई कि साहब वो जनाजा निकालना चाह रहे हैं, उससे यहाँ की स्थिति खराब हो जाएगी। तो बोले कोई तरीका बताइए। तो मैंने कहा आप या बात कीजिए या कोई बात करे, उनको कहे कि जनाजा ना निकाले। बस यहीं पे समाप्त हो गया मेरी चर्चा उनसे। अगले दिन सुबह मुझे जानकारी मिली कि वो तैयार हो गए जनाजा ना निकालने के लिए, तो मैंने उनको छोड़ दिया और वहां स्थिति सामान्य बनी रही। हमें कर्फ्यू लगाने की जरूरत नहीं पड़ी जनपद में। बाद में 2-3 महीने बाद उन्हीं मुख्यमंत्री ने, जो मुझे थोड़े नाराज थे पहले, मुझे फिर उन्होंने अवार्ड भी किया एज वन ऑफ द फाइनेस्ट डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स। तो व्यूअर्स को तो एक बात पता चल गया होगा कि भले ही आप कितने भी ज्यादा ऑनेस्ट हो, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए। और सर आप में एक करेज एक नेक्स्ट लेवल की है कि मतलब इफ आई एम राइट देन देयर इज नो अदर को, मतलब वो सारी चीज मैं हूँ सही तो मैं वो अपने रूल्स के अगेंस्ट नहीं जाऊंगा, राइट। और सर आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे लोगों को जो अभी पॉडकास्ट देख रहे हैं, जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं और जो गवर्नमेंट एग्जाम जो एसएसबी एसएससी की प्रिपरेशन करते हैं, तो आप क्या एडवाइस दोगे कि पर्सनैलिटी को डेवलप कैसे किया जाए कि मतलब कोई देखे तो मतलब इंटरव्यू में जो बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं तो बेसिकली क्वेश्चंस उन पे पूछे जाते हैं क्योंकि एग्जाम तो उन्होंने वैसे ही क्लियर किया। तो व्हाट आर योर इनसाइट्स सर? देखिए, इंटरव्यू के दृष्टिकोण से मेरा सुझाव थोड़ा अलग होगा, और अधिकारी अगर आप बनते हैं तो उसका सुझाव मेरा अलग होगा। इंटरव्यू के दृष्टिकोण से तो मैं ये कहता हूं अक्सर कि इंटरव्यू बोर्ड आपसे तथ्यों की जानकारी नहीं प्राप्त करता है। सामान्य रूप से वो आपकी पर्सनैलिटी देखता है कि आपका दृष्टिकोण कैसा है, आप कितने सकारात्मक आपकी सोच है। एक तो ये देखता है। दूसरा ये देखता है कि आप अपने विचारों की अभिव्यक्ति कितने सुचारू रूप से कर लेते हैं, निर्बाध रूप से कर लेते हैं, कितने आसानी से आपके मस्तिष्क में जो विचार आ रहे हैं उनकी अभिव्यक्ति आप कितने आसानी से कर लेते हैं, तो कितने सकारात्मक हैं, कैसी अभिव्यक्ति है। और तीसरा देखते हैं कि आप विश्लेषण किसी इशू का कैसे कर लेते हैं, क्योंकि समस्याएं आपके सामने आएंगी जब आप अधिकारी बनेंगे। तो अगर आप उन समस्याओं का विश्लेषण सही कर लेंगे तो समाधान भी आप ढूंढ पाएंगे। लेकिन अगर आप में वो चिंतन नहीं है विश्लेषण करने का, तो आप समाधान भी नहीं ढूंढ पाएंगे। तो प्रमुख रूप से आपकी अभिव्यक्ति कैसी है, आपकी विश्लेषण की शैली कैसी है, आपकी सकारात्मक दृष्टिकोण कैसा है, इन बिंदुओं पर वो आपसे प्रमुख रूप से चर्चा करते हैं, आपको एसेस करते हैं। राइट सर। और सर बहुत जरूरी है कि मतलब वो अपने में उसका जो पॉजिटिव माइंडसेट, फिर वो जो पर्सपेक्टिव, सो आपने सब कुछ बता ही दिया। तो सर एक और चीज थी कि मतलब बहुत सारे लोगों को सेल्फ डाउट से भी गुजरना होता है कि मतलब कहीं ऐसा हो गया तो कहीं वैसा हो गया तो जब आप अपने 38 साल के कार्यकाल में थे तो बहुत सारे सेल्फ डाउट ये डाउट्स भी आए होंगे कि अगर मैंने कुछ ऐसा किया देन व्हाट विल बी द इसका रेपुटेशंस क्या होगा, तो उसको कैसे डील किया आपने सर? पहली चीज तो ये समझना चाहिए कि आप अकेले नहीं है सेल्फ डाउट में। हर व्यक्ति को डाउट होता है अपने। कोई ऐसा व्यक्ति मेरे सामने तो नहीं आया कि जो कह दे कि मैं हमेशा कॉन्फिडेंट हूं। ये प्रश्न हर के मस्तिष्क में आते हैं कि अगर ऐसा हो गया तो कैसे होगा, अगर ऐसा हो गया तो कैसे होगा। तो इससे अगर आप सोचेंगे तो चिंता के लिए चिंता नहीं करेंगे आपको चिंतित होना स्वाभाविक है, इसलिए आप उसके ऊपर और अधिक चिंतित नहीं होंगे, क्योंकि ये सामान्य प्रवृत्ति हर व्यक्ति, ये समझना चाहिए इस बात को कि आप अकेले नहीं है उस नैया में। हर जना इस बात से जूझ रहा है, इन प्रश्नों से जूझ रहा है। अब अगर आप अपनी सोच धीरे धीरे करके, ये ओवरनाइट नहीं होगा, अपना चिंतन इस प्रकार से बनाएं कि आपका जो हक है, जो आपका कंट्रोल है, वो आपके कर्म पर है, रिजल्ट पे आपका कोई नियंत्रण नहीं। ये धीरे धीरे अगर प्रवृत्ति आप बना लें तो आप ज्यादा इस बात पे जोर देंगे कि आप इस समय क्या कर रहे हैं, बनिस्पत इसकी सोचें कि इसका क्या होगा अंततः। क्योंकि जैसा हम कहते हैं, गीता भी कहती है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हमें फल पे तो कोई नियंत्रण है ही नहीं, तो हम बेकार चिंतित हो रहे हैं फल के लिए। अब ये कहना आसान है, इसको व्यवहार में लाना थोड़ा कठिन होता है, लेकिन अगर धीरे धीरे प्रयास किया जाए तो ये संभव है। तो आप चिंतित कम होंगे, क्योंकि आप ये समझ लेंगे
कि अगर मैं कुछ कर सकता हूं तो मैं कर सकता हूं, लेकिन होगा क्या अंततः उस पर मेरा कोई नियंत्रण नहीं है। तो उससे थोड़ी शांति मिलती है मस्तिष्क को भी कि रिजल्ट पे मेरा कोई नियंत्रण नहीं है, आज पे इस पल पर है मेरा नियंत्रण और वो मैं करूं। तीसरा, अगर आप लोगों से अपेक्षा करना बंद कर दें, एक्सपेक्टेशंस बंद कर दें, तो आपका जीवन बड़ा आसान हो जाएगा। सबसे बड़ी समस्या है कि आप किसी से अपेक्षा करते हैं और वो अपेक्षा के अनुरूप नहीं करता तो आप परेशान हो जाते हैं। तो अपेक्षा करना बंद कर दीजिए, कम से कम रखिए अगर बंद नहीं कर सकते। ये 2-3 चीजें आप करेंगे तो थोड़ा शांत, आपकी प्रवृत्ति शांत होगी। और सर आपका एक वाक्य मैंने देखा था पॉडकास्ट में कि आप इतने, क्योंकि मैंने ये सेल्फ डाउट वाला क्वेश्चन इसीलिए पूछा था कि जब प्राइम मिनिस्टर से आप मिले थे, मतलब वहाँ एक मीटिंग हुई थी, फिर आपने उनको बोला था कि मतलब ऐसे नहीं होना चाहिए सर, फिर उन्होंने पीयूष सर के साथ फिर उन्होंने कुछ कहा, तो क्या था वो वाक्य मतलब, और आपने मतलब इतना कॉन्फिडेंस ये एक्सपीरियंस से बिल्ड हुआ या फिर कैसे ये बिल्ड होता है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग? देखिए, अनुभव और आत्मचिंतन दोनों आवश्यक है। आप सोचते हैं, विचार करते हैं कि ऐसा किया तो उसका क्या रिजल्ट निकला। ये अनुभव और आत्मचिंतन दोनों से ये प्रवृत्ति आती है दोनों कि से अपनी बात आप स्पष्ट रूप से कह सकते हैं। लेकिन उसका सबसे बड़ा बॉटम लाइन ये है कि अगर आप, जैसे मैं प्रधानमंत्री से कुछ अपेक्षा कर रहा होता कि मुझे रिटायरमेंट के बाद कुछ मिल जाएगा या उस समय कुछ और अच्छा मिल जाएगा, तो शायद अपनी बात मैं स्पष्ट रूप से नहीं कह सकता था। अगर मेरे दिमाग में सिर्फ इतना है कि जो मैं ठीक समझ रहा हूँ कह रहा हूँ, पोलाइटली कह रहा हूँ, अपनी बात कह रहा हूँ, और इसका रिजल्ट क्या होगा इसकी मुझे चिंता नहीं थी, तो अपनी बात मैं कह सकूंगा। ये जो आप वाकया बता रहे हैं उस समय का है, जब मैं नया नया कोयला सचिव बना था और एक मीटिंग हुई थी प्राइम मिनिस्टर के सामने। वहां जो ऊर्जा सचिव यानी पावर सेक्रेटरी थे, उन्होंने एक प्रस्तुतिकरण किया और उसमें जितनी स्लाइड थी सब में ये कहा कि ये समस्या कोयले की वजह से है, समस्या कोयले की वजह से है। जब उनका प्रस्तुतिकरण समाप्त हो गया तो प्रधानमंत्री जी ने मुझसे कहा कि अनिल जी, आपने देखा, आप कोयले की समस्या का समाधान कर दें, इस देश की आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी। तो मैंने उनसे कहा, मैं साहब आपसे सहमत हूं, लेकिन ये शायद कहना उचित नहीं होगा कि ऊर्जा क्षेत्र की समस्त समस्याएं कोयले की वजह से हैं। उसकी और भी बहुत सारी समस्याएं हैं और इसके समाधान के लिए हमें इसे कॉम्प्रिहेंसिवली देखना पड़ेगा। यही बात उन्होंने फिर पीयूष गोयल से कही कि अनिल जी सही कह रहे हैं कि पावर सेक्टर को कॉम्प्रिहेंसिवली देखना होगा। कॉम्प्रिहेंसिव, राइट। तो ये वाकया था ये सच। और सर मतलब वो जो आपका 38 साल का जो ये पीरियड है इतना लंबा, बहुत सारे, और आपने बताया कि ये सारी चीजें आत्मचिंतन और एक्सपीरियंस दोनों से आती हैं। सर एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में कौन सा एक बिगेस्ट चैलेंज है मतलब आपके टाइम पे जो आपने फेस किया, और आज क्या है वो चैलेंज आज के दौर को बिगेस्ट चैलेंज जो था वो शिक्षकों के संदर्भ में था। मेरा ये मानना था कि पूरी शिक्षा में सुधार तभी आ सकता है अगर शिक्षकों से संबंधित विषयों पर हम और उनसे संबंधित समस्याओं का समाधान करें। मेरे विचार से जो शिक्षक है वो धुरी है शिक्षा की, तो वो सबसे बड़ा चैलेंज था। आज भी वो बड़ा चैलेंज है। अगर हम सही चयन करें शिक्षकों का, उनको सही ट्रेन करें, उनको सही मैनेज करें, तो शिक्षा में सुधार हो सकता है। और सर एक वाक्य आपने बताया था कि मतलब एजुकेशन में, मतलब एजुकेशन माफिया कोयला का जो माफिया है उससे ज्यादा है, वो क्या वाक्य हाँ, था? जब मैं शिक्षा सचिव बना तो मैं समझता था कि कोयले माफिया सबसे बड़ा होगा, लेकिन यहाँ के माफिया तो उससे भी बड़े दिग्गज, क्योंकि कोयले में तो माइनिंग अंडरग्राउंड है, माफिया ऊपर है। यहाँ सब अंडरग्राउंड है। एजुकेशन में सब हमारी जो है पूरा सोशल फैब्रिक को गड़बड़ कर रहे हैं। तो मेरा मानना है अगर शिक्षा को हमने ठीक से ध्यान नहीं दिया तो आने वाले वर्षों में हमें बहुत समस्याएं आएंगी। राइट सर। और फिर आपने आपने शायद सर आपकी जो एक बुक है इनकाउंटर विद पॉलिटिशियंस, तो इसमें बहुत सारे केस स्टडीज आपने लिखे हैं कि जो मतलब जो चीजें आपके एक्सपीरियंस में, बहुत सारे सीएम से आप मिलने, तो कैसे क्या बहुत मतलब बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया, फिर उनसे भी फेस किए आप, फिर बहुत सारा आई गेस आपका ट्रांसफर भी बहुत सारे आपको मतलब झेलने पड़े यहाँ से वहां से यहाँ, बट यू हैव ऑलवेज बीन ऑन योर प्रिंसिपल्स। तो ऐसा नहीं, मतलब ज्यादा ट्रांसफर मेरे आरंभिक करियर में मेरे ज्यादा ट्रांसफर हुए पहले सालों में। उसके बाद फिर दूसरे जो सेकंड हाफ था मेरा 20 वर्ष का, उसमें मेरे ज्यादा ट्रांसफर्स नहीं हुए। आखिरी जो 15-17 वर्ष का जो मैं दिल्ली में रहा, मेरे ट्रांसफर 1997 में दिल्ली में आ गया। उसके बाद मेरे फिर ज्यादा ट्रांसफर्स नहीं हुए। तो सर ये जो आप प्रिंसिपल्स अपना बनाते हो और आप टिकते भी हो उस पे, तो ऐसा कैसे लोग कर सकते हैं? बिकॉज ये सारी चीजें मुझे लगता है सीखी जाती हैं
या फिर नहीं सीखी जाती हैं? ये सब अनुभव से आता है या फिर मतलब करेज कैन बी डेवलप्ड, या फिर ये मतलब इनबिल्ट ही होता है लोगों नहीं, देखिए दोनों बातें हैं। में? मूल अगर आपके वैल्यूज नहीं आपकी हैं तो वैल्यूज इम्बाइब करना आगे उम्र में कठिन होता है, लेकिन आप धीरे धीरे उसको इवॉल्व कर सकते हैं। जैसे मेरा शुरू में जो मत था नेताओं के बारे में वो गलत मत था, मैं सबके अगेंस्ट बड़ा प्रेजुडिस था, तो मेरा वैल्यू सिस्टम उस समय वो था। लेकिन धीरे धीरे मैंने समझ में आया अनुभव के आधार पर कि ये मेरा इनके बारे में चिंतन ठीक नहीं है। नेताओं में भी बड़े अच्छे नेता हैं और जो गड़बड़ नेता हैं उनमें भी कई अच्छाइयां हैं। तो ये सब धीरे धीरे मुझे समझ में आया, उससे मेरा जीवन ठीक हुआ, मेरी कार्यप्रणाली में सुधार आया, और शायद मैं जो कुछ कर पाया अपने सेकंड हाफ में वो इसी वजह से कर पाया। तो हमें अपने वैल्यूज पे बहुत ज्यादा काम करने चाहिए, बिकॉज आई थिंक सर आपके वैल्यूज इतने स्ट्रांग हैं, इसीलिए आप प्रॉब्लम्स को या फिर किसी भी बड़े बड़े सिचुएशंस को आपने डील किया, बिकॉज वैल्यूज आर स्ट्रांग सर। और सर अगर आप आईएएस ऑफिसर नहीं होते तो मतलब कौन सा करियर पाथ यू वुड हैव चूजन? पढ़ाता मैं किसी यूनिवर्सिटी में। मतलब आप प्रोफेसर बनते हैं? प्रोफेसर बन जाता। मतलब यू लव टीचिंग, राइट? अब मैं कर रहा हूँ रिटायरमेंट के बाद, पढ़ा तो नहीं रहा हूँ लेकिन जाके लगभग कॉन्फ्रेंसेस हर दिन वगैरह दो अटेंड करते हैं? लेक्चर होता है। सेमिनार्स? तो सर मतलब एक क्वेश्चन है मतलब मेरे पास कि टेक्नोलॉजी जो है वो एजुकेशन को कैसे शेप कर सकती है, बिकॉज आज तो एआई चैट जीपीटी सब आ गए हैं आज। तो क्या चैट जीपीटी विल ruin द जॉब्स ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर या फिर प्राइवेट सेक्टर? व्हाट डू यू थिंक? और एआई का क्या इम्पैक्ट होने वाला है आने वाले 5 साल में से? देखिए मुझे एआई की बहुत जानकारी नहीं है, बहुत थोड़ी बहुत जानकारी है, ज्यादा नहीं है मुझे जानकारी, मैंने इसमें स्टडी भी नहीं किया बहुत ज्यादा, तो मैं शायद सही नहीं हूँ, लेकिन थोड़ी बहुत जो जानकारी है उसके विचार से मेरा ये मानना है कि जब भी टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती है तो ये लोगों को संशय होता है, डाउट होता है कि एम्प्लॉयमेंट पे क्या इम्पैक्ट होगा। जब कंप्यूटर भी आया था उस समय भी ये बात कही, कई जगह आंदोलन भी हुए कि साहब कंप्यूटर लग जाएगा तो लोगों की नौकरियां चली जाएंगी, ऐसा नहीं हुआ। तो मेरा ये मानना है कि एआई भी आएगी, उसको हम रिकॉन्फ़िगर करेंगे अपने एम्प्लॉयमेंट सिस्टम को। तो मेरा मेरा नहीं मानना है कि एआई चैलेंज अवश्य है, बट एआई एक अपॉर्चुनिटी भी मुझे दिखती है। मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें जो हम रूटीन वे में करते थे वो एआई के माध्यम से आसानी से हो जाएगी, लेकिन फिर भी ह्यूमन एलिमेंट बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा लगातार। एग्जैक्टली सर, वो तो बात आपने सही कही। और सर हमारे जो व्यूअर्स हैं वो ज्यादातर यंगस्टर्स हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, उनके माइंड में एक एटीट्यूड या फिर एक काइंड ऑफ परसेप्शन बना हुआ रहता है कि एक आईएएस अफसर की लाइफ में मतलब बहुत ज्यादा रॉयलिटी, बहुत ज्यादा पैसा, नाम, शोहरत, गार्ड्स, ये सब रहते हैं। तो आप मुझे बताइए, व्हाट इज द रियलिटी ऑफ आईएएस ऑफिसर? मतलब बहुत हेक्टिक है या फिर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं? क्योंकि आपने तो यू हैव बीन थ्रू दैट, राइट? रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो बहुत होती हैं सर के पास, लेकिन आपको अपॉर्चुनिटीज भी उतनी ही होती हैं कि आप अच्छा काम कर सकें, अपना नाम कमा सकें। कई लोग पैसा भी कमा सकते हैं, कमाते हैं। तो ये चॉइस है इस अफसर के पास, जो शायद सामान्य और प्रोफेशन में मुझे पता नहीं वो है या नहीं है, लेकिन आईएएस अफसर के पास चॉइस है कि आप नाम कमा सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, अच्छा काम कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, बहुत सारी चॉइसेस हैं। और ये चॉइस स्वयं उस व्यक्ति को लेनी होगी कि वो जीवन में क्या चाहता है। पैसा कमाना चाहता है तो पैसा भी कमा सकता है, लेकिन उसके बाद जब पकड़ा धकड़ा जाए तो फिर उसको किसी को ब्लेम नहीं करना चाहिए। लेकिन वो ईमानदार भी रह सकता है, इसमें ये बड़ी बढ़िया बात है कि आप चाहें तो ईमानदार रह सकते हैं, आप चाहें तो बेईमान भी रह सकते हैं, आप चाहें तो अच्छा काम भी कर सकते हैं, आप चाहें बिना कोई काम ना करें तो भी रह सकते हैं आप। तो ये चॉइस है आईएएस अफसर को। राइट सर। सर आपने एक बुक लिखी है, एथिकल डायलेमास ऑफ अ सिविल सर्वेंट, तो और आप बहुत एथिक्स भी फॉलो करते हो, सो एक वाक्य आप बताओ जो मतलब जिसमें ये सारी चीज आपने फॉलो किया, और ये एक डायलेमा मतलब एक सिचुएशन आप आपके देखिए आप जो उसमें मेरी मेरी पुस्तक में लगभग 70 ऐसे वाक्य हैं। 70? 70 ऐसे वाक्य हैं, तो एक आध तो नहीं है, बहुत सारे हैं। तो अभी जो आपसे पहले भी चर्चा हो रही थी, जो एक मुख्यमंत्री को मैंने कहा, उनके अध्यक्ष जी को मैंने बंद कर दिया था, वो भी एक उसमें चैप्टर उद्धृत है। वो भी एक डिलेमा था मेरे सामने कि मैं उसको बंद करूं ना करूं, फिर अंततः मैंने डिसाइड किया कि उसे बंद कर दिया, मैंने ठीक समझा उसे बंद कर दिया। तो ये इस प्रकार के डिलेमास पूरे जीवन में, ना केवल अधिकारी के जीवन में, हर व्यक्ति के जीवन में एथिकल डिलेमास आते हैं। फिर उसका निर्णय उसे स्वयं लेना होता है कि वो क्या सही समझता, क्या गलत समझता है। प्रॉब्लम तब आती है जब वो किसी चीज को गलत जानता हुआ है और फिर भी करता है, तो समस्या की शुरुआत हो जाती है। राइट सर। और सर अभी आप एक फाउंडेशन रन कर रहे हो, और पब्लिक स्पीकिंग भी आप शायद सर जब आप सर्विस में थे तब तो आप मतलब इतने कॉन्फ्रेंसेस कर पाते होंगे, या फिर आज ज्यादा कर रहे हैं? आज थोड़ा स्वतंत्र है, मतलब स्वतंत्र है थोड़ा,
तो आज ज्यादा ट्रैवल कर लेते हैं, लोगों से संपर्क कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। आज ज्यादा है, तब थोड़ा सीमित थी। ट्रैवल तो तब भी मैं बहुत करता था, लेकिन तब बहुत सारी सीमाएं थी अधिकारी के रूप में। आप वो सब नहीं कर सकते जो आज की तारीख में हम कर रहे हैं। तो आपने फाउंडेशन की चर्चा की, नेक्सस गुड फाउंडेशन, ये मैंने सेवानिवृत्ति के उपरांत इसे आरंभ किया है। और अच्छी बात यह है कि लोग इससे जुड़ रहे हैं खूब, नेक्सस गुड से। राइट सर। और सर अभी जो आप ये कर रहे हो, तो आपको बहुत सारे आप कॉलेजेस में जाते हो, वहां पे भी आप सेमिनार्स करते हो। सो मेरा क्वेश्चन रहेगा कि क्या इंसाइट्स हैं आपको पब्लिक स्पीकिंग को लेके, क्योंकि बहुत फियर रहता है कि इतना बड़ा क्राउड है, फेस कैसे करे, चाहे वो कोई ऑफिसर हो, कोई कॉर्पोरेट लीडर हो, या फिर कोई बच्चा हो। तो क्या आपका सजेशंस है कि हाउ टू फेस पब्लिक फियर? राइट। अभ्यास, प्रैक्टिस। पहले अपनी बोलने की जो तरीका है उसका अभ्यास, और फिर अगर आप अभ्यास करेंगे बोलने का तो फिर थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। सामान्य रूप से होता यह है कि आपके मस्तिष्क में कोई आइडिया आ रहा है, लेकिन आपको उसके शब्द नहीं मिलते बोलने के, और आप फंस जाते हैं, या आप अपनी बात को सुचारू रूप से नहीं प्रस्तुत कर पाते हैं। ये सब चीजों के लिए अगर अभ्यास किया जाए तो निश्चित रूप से सुधार आता है। राइट सर। और सर एक और एक माइंड में रहता है, एक यूपीएससी एस्पिरेंट का, या फिर कोई भी गवर्नमेंट एस्पिरेंट जो भी तैयारी कर रहा है, कि कितने साल हमें इन्वेस्ट करने चाहिए, कि कितना अटेम्प्ट देना चाहिए। तो आपका क्या एक है इसके प्रति नोशन, कि हाउ मेनी इयर्स एस्पिरेंट सिविल शुड? सर्विस में मेरा व्यक्तिगत मानना यह है, और लोगों से इसमें मेरी मत भिन्नता भी है, 3 अटेम्प्ट से ज्यादा नहीं लेने चाहिए। ऐसे हैं प्रकरण, ऐसे व्यक्ति हैं जो कि 3 के बाद भी आए हैं, लेकिन बहुत कम संख्या में आते हैं। अगर आप 3 अटेम्प्ट पे नहीं आए तो उसके बाद फिर कोई और कार्यक्रम देखिए, बिकॉज हो सकता है आप में वो चीज नहीं है जो उस परीक्षा, ऐसा नहीं है कि आप काबिल नहीं है, लेकिन उस परीक्षा में जिस प्रकार से आपको करना है वो शायद आप नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरा सुझाव सामान्य रूप से होता है कि पूरा दम लगा के आप 3 बार दीजिए, उसके बाद नहीं होता तो फिर कोई और रास्ता देखिए। राइट सर, क्योंकि बहुत सारे लोग अपना ईयर्स वेस्ट करते हैं, 5 साल 7 साल करते नहीं, हैं। वो बर्बाद, उसके बाद मेरा मानना उसके बाद जो है वो समय बर्बाद करते हैं, क्योंकि नया तो कुछ सीखते नहीं, वही चीज बार बार करते रहते हैं। राइट राइट सर, बहुत प्रैक्टिकल था सर ये। और सर मैंने जो पॉडकास्ट देखा था आपका, तो आप उसमें बताए थे वो वही चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। तब मैंने सोचा कि आई विल ब्रिंग। सर वो था कि किसी भी आइडिया को जब आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री में आप चाहते हो कि उस आइडिया को मैं प्रैक्टिकली करूं, तो उसमें आपने 5-6 पॉइंट्स बताए थे, तो वो आप बता दीजिए। 8 बिंदु हैं वो, हम्म। कि फॉर एनी आइडिया टू फ्रक्टिफाई एंड सस्टेन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, it has to be politically acceptable, socially desirable, technologically feasible, financially viable, administratively doable, judicially tenable, emotionally relatable और environmentally sustainable। ये 8 पैरामीटर्स पे उसको एसेस करना होगा आइडिया को। इज वेरी प्रैक्टिकल सर। और ये सब पे अप्लाई होता है, चाहे वो कोई बिजनेस करे, चाहे वो लगभग सब पे अप्लाई होता है, स्पेशली शासकीय जिन नीतियां बनती हैं उनमें अगर ये नहीं 8 पैरामीटर्स देखे गए तो ट्रबल आएगा उसके इम्प्लीमेंटेशन में। राइट सर, ट्रबल तो आएंगे। और सर मेरा एक है कि आपका फाइनल पीस ऑफ एडवाइस क्या होगा फ्यूचर लीडर्स को लेकर? राइट। मैं इसको अपने आप को इस योग्य नहीं मानता कि मैं किसी को एडवाइस करूं फ्यूचर लीडर्स के बारे में। हाँ, स्टूडेंट्स को मैं जरूर ये कहता हूं कि आप अपने ऊपर फोकस कीजिए, दुनियादारी छोड़ दीजिए, दुनिया के बारे में सोचना छोड़ दीजिए। फिलहाल आप देश विदेश के बारे में सोचना छोड़ दीजिए, अपने लिए छोड़िए, क्योंकि जब तक आप अपने आप को सही धरातल पर नहीं खड़ा करेंगे तब तक कोई आपको सुनेगा नहीं। और आपको तभी सुनेगा जब आप अपने आप को, अपनी खुदी को बुलंद कर पाएंगे। तो पूरा प्रयास अपनी खुदी को बुलंद करने का होना चाहिए। वेरी प्रैक्टिकल सर। और ये एक्चुअली सही कहा आपने, पहले वो उसे खुद पे ही काम करना चाहिए, राइट, उसके बाद दुनियादारी या फिर पॉलिटिक्स ये सब झेलना चाहिए। तो सर अभी जैसे सोशल मीडिया पे बहुत सारे पॉडकास्टर्स हैं, या फिर जो भी क्रिएटर्स हैं, आप भी जानते होंगे, तो वो उनको जब क्रिटिसिज्म मिलता है, या फिर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग चाहे कोई भी इंडिविजुअल है, उनको जो पब्लिक क्रिटिसिज्म मिलता है, तो उसको कैसे डील करना चाहिए जब कोई क्रिटिसाइज करे? तो what are your देखिए, advices? प्रजातंत्र में क्रिटिसिज्म तो सामान्य है, और क्रिटिसिज्म को पॉजिटिवली लेना चाहिए, क्योंकि उस क्रिटिसिज्म में एक सुझाव भी निहित है। अगर आप समझते हैं कि किसी ने आप में कोई कमी देखी है, तो आप स्वयं आत्मचिंतन करें कि अगर वो कमी है तो उस कमी को कैसे सुधारा जाए। तो मेरे विचार से क्रिटिसिज्म को सकारात्मक रूप से दिया जाना चाहिए, एक अच्छा फीडबैक मान के उस पर कार्य करना चाहिए। एग्जैक्टली सर। सो व्यूअर्स, हम आज हमने जिनसे मिला है और उनसे सारी बातें हम लोगों ने की, और कितने हम्बल रूप से इन्होंने आंसर दिया आप भी देखे होंगे। और सर मैं बहुत पहले डर रहा था, बहुत सिंसियरिटी होगी, फिर स्ट्रिक्टनेस होगी, फिर आप ज्यादा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स करोगे यूज।
बट बहुत इजी था, मतलब यू आर ग्रेट पर्सन और बहुत मजा आया सर। और ऐसे जो अधिकारी होते हैं उनको देख के एस्पिरेंट्स को एक इंस्पिरेशन मिलता है। और मोटिवेशन तो वो कार वार से देख के ले लेते हैं कि चलो लाल बत्ती है मोटिवेशन, बट एक रियल इंस्पिरेशन की ऐसा लाइफ ही मतलब वी डिजर्व। तो यू आर द पर्सन सर। तो थैंक यू सर फॉर बीइंग ऑन द शो। और वो थैंक यू। आपके जो बुक्स हैं उनको, उनका लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में लगाऊंगा। और सारे केस स्टडीज व्यूअर्स यू शुड रीड बिकॉज बहुत इंटरेस्टिंग है और इन्होंने जो अपने कार्यकाल में किया है phenomenal. So thank you so much, sir, for being on the show. थैंक यू। Thank you. थैंक यू। नमस्कार। Thank you.